Assalamualaikum. We'll go to the part 3 of D and F block elements where we'll go through some more general properties of transition elements like variable oxidation state and magnetic property. प्रीवियस सेशन में हमने देखा है इनका इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी आगे और इनके प्रॉपर्टीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और दूसरे सेशंस में और भी प्रॉपर्टीज़ आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिससे आपको जो है इनके नेचर के बारे में पता चलता है। लेट्स बिगिन फर्स्ट विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज द चार्ज possessed by an atom in a molecule according to a set of rules based on electronegativity property। यानी कि हम जो है एक मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एटम को एक चार्ज असाइन करते हैं कुछ रूल्स फॉलो करके, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इन सिंपल वर्ड्स अब ये बोल सकते हैं कि एक एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसी के मॉलिक्यूल के अंदर अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, या तो शिफ्ट कर रहा है दूसरे एटम्स के तरफ या फिर अपने तरफ शिफ्ट कर रहा है, दूसरे एटम्स उनका चार्ज अपने तरफ उस पर्टिकुलर एटम के तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, तो डेफिनेटली इनका चार्ज पॉजिटिव रहेगा बिकॉज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है लॉस करते हैं या फिर अपोजिट एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इनका चार्ज भी पॉजिटिव आएगा। तो वो डिस्कशन यहाँ पे होगा। ओवरऑल पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 1 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, और ग्रुप नंबर 2 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 बिकॉज they lose one electron, that is first group elements, and second group elements lose 2 electrons and they form compounds। उसी तरह p ब्लॉक में जब जाएंगे, हैलोजेंस की बात करते हैं, they gain one electron and they have oxidation state as -1 और their valency will be 1। ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में फ़र्क ये है कि वैलेंसी हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में हम उनका चार्ज भी लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे आपको पता चलता है कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फिक्स्ड है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप दे आर हैविंग +1 एंड +2 एज फिक्स्ड। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स फिक्स है या फिर एक रेंज होता है। इन जनरल अगर उनकी एबिलिटी के तौर पे डिस्कस करते हैं तो फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब जब डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल चेंजिंग होता है। कंपाउंड से कंपाउंड इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स अलग अलग होते हैं। सो दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में एस पी टी एफ ब्लॉक्स में सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक में भी एक्टिनाइट्स ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है और इस ऑक्सीडेशन स्टेट की खासियत क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खासकर ये पार्ट में से प्रॉपर्टीज में से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं या फिर 1 मार्क के रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही थरो रहना इस पार्ट से। और ये प्रॉपर्टी आगे के प्रॉपर्टीज के साथ रिलेटेड है, तो इसको अच्छी तरह समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज, फर्स्ट important reason is very less energy difference between ns and n-1 d orbital which are involved in bonding। तो बॉन्डिंग में अक्सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये एन एस ऑर्बिट,
अब ns यानी कि लास्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है या दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स अपना एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये इनकी एबिलिटी है। ns 1 to 2 है और ज़्यादातर पूरे एलिमेंट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है ns2, मीन्स ये अपने दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आसानी से इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2, राइट। इसका मतलब ये फिक्स हो जाएगा, जैसा आप एस ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिस्कस करते हैं, उनका पर्टिकुलर ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, उसी तरह ये भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ns के साथ n-1 d ऑर्बिटल यानी कि पीनल्टीमेट शेल का ये जो d ऑर्बिटल है, ये भी इसके भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ओवरऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल का ns ऑर्बिटल और पीनल्टीमेट शेल का ये d ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल को हम वैलेंस, इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनको हम पूरे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम सिर्फ लास्ट ऑर्बिट के, वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी वैल्यू ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। एग्जैक्टली अगर जाएंगे तो n-1d ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है और ns ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। ओवरऑल कोई भी एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, n-1 d ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में एंटर होते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ns ऑर्बिटल में, क्योंकि ns की एनर्जी कम है, n-1d ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉ प्रिंसिपल के मुताबिक पहले ns में जाएंगे, बाद में n-1d में जाएंगे। वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो n-1d की एनर्जी वैल्यू ns से थोड़ी ज़्यादा ही है, और जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3d ऑर्बिटल इज हैविंग मोर एनर्जी देन 4s। लेकिन इन जनरल मैग्नीट्यूड अगर एग्जैक्ट वैल्यूज कंपेयर करेंगे, इसकी ज़्यादा है नो डाउट इससे, लेकिन एग्जैक्टली कंपेयर करेंगे तो जब हमको ये पता चलता है कि n-1d ऑर्बिटल की और ns की एनर्जी कंपेरेबल है, n-1d orbital energy is almost comparable to ns orbital। तो कंपेरेबल रहने के बाद जब आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जाएंगे, ns में से दो इलेक्ट्रॉन आप फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करके निकाल देंगे। साथ ही साथ इसमें d ऑर्बिटल में भी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटली 10 आते हैं, 10 में से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, उनको सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इस वजह से n-1d ऑर्बिटल में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। वो एलिमेंट, वो पर्टिकुलर एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है। मतलब d में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 5, क्योंकि हंट्स रूल जब अप्लाई करेंगे तो D1 सिंगल इलेक्ट्रॉन, D2 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D3 तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D4 फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D5 फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन आने के बाद जब 6th इलेक्ट्रॉन आता है, पेयरिंग स्टार्ट होती है हंट्स रूल के मुताबिक, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम होते जाएगी, तो मैक्सिमम आपको d ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया s के दो इलेक्ट्रॉन और d में से मैक्सिमम आप 5 इलेक्ट्रॉन को जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है, एलिमेंट्स अपने कंपाउंड्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते जाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज
because of very less energy difference between ns and n-1 d orbital which are involved in bonding. ये दोनों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और दोनों की एनर्जी डिफरेंस या फिर कंपेरेबल एनर्जी है, इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल रहता है. सेकेंड, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज +2. अभी जस्ट हमने देखा है सब में NS2 कॉमन है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें NS1 आ रहा है, तो इन जनरल हम +2 अगर कॉमन लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन NS में लेंगे तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +2. ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एज +2. Why it is +2? Due to the loss of electrons from NS orbital. And highest oxidation state is due to loss of unpaired electrons of n-1 d orbital and electrons of ns orbital. मैक्सिमम कितना होने वाला है? जब ns के दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और n-1 d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी कि ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2. n-1 d में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 5. सो दोनों अगर आप मिलाएंगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में +7. राइट? So this is the reason why these transition elements show variable oxidation state. First important point you need to write, they are having very less energy difference between n-1 d and ns orbital. And the second point you will write it as the common oxidation state is 2 and maximum oxidation state is +7 due to the loss of electrons from ns orbital and unpaired electrons of n-1 d orbital. यहाँ पे हम देख सकते हैं 3D सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट्स है. इनके कंपाउंड्स में जब चेक किया जाता है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इस तरह मेंशन्ड है. स्कैंडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन है Ar4s2 3d1, 4s2 3d1. S में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और D में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो स्कैंडियम अक्सर अपने कंपाउंड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है. तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. +2 के बजाय इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्योंकि ये आसानी से अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है. ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब S के चले जाएंगे, D ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो D ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाता है. अगेन इट करेस्पॉन्ड्स टू, इट इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी. दैट्स व्हाई always when you talk about scandium, it shows its common and stable oxidation state as +3. अब स्कैंडियम के नीचे ये ट्रियम है, लैंथेनम है, एक्टिनियम है, ये सभी एलिमेंट्स का यही हाल है. ये पूरे एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं. टिटेनियम का कॉन्फ़िगरेशंस याद रखो. कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, इस 3D सीरीज एलिमेंट्स के आपको याद रखना है, क्योंकि इसी बेसिस पे ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर सकते हैं. टिटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar4s2 3d2. D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4s2 है, 3d2 है, यानी कि टोटली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हैं. और इन चारों में से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट टिटेनियम का, उसके कंपाउंड्स में टिटेनियम +2 एग्जिबिट कर सकता है s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद. एक d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन चले गया तो +3 भी पॉसिबल है. अगर दोनों d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +4, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो 3d2, d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये s के 2 इलेक्ट्रॉन और d के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अपना एग्जिबिट करेगा +4. ये जो डार्क बोल्ड फॉर्म में मेंशन्ड है, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की. तो टिटेनियम अपने कंपाउंड्स में अक्सर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है. जैसे कि मैं लेता हूँ TiO2, टिटेनियम ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, इसमें टिटेनियम का चार्ज रहेगा +4. वैनाडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है Ar4s2
4s2 3d3 3d3 d3 है, यानी कि टोटली 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 3d में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा वैनेडियम, और एक एक करके d ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे, तो वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +3 +4 और मैक्सिमम +5, जैसे कि V2O5 में वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे x लेके, तो आपको आंसर आएगा +5। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वैनेडियम इज +5। क्रोमियम Ar4s1 3d5, 4s1 है 3d5 है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट हो सकता है 1 से भी, लेकिन कॉमनली +2 हम लिखते हैं, और मैक्सिमम +6 तक आएगा। यहाँ पे एक एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन एग्जिबिट करता है, इसमें जो है d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स 4 आने के बजाय 5 आते हैं ड्यू टू हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। अब अगर s में से एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो क्रोमियम का चार्ज रहेगा +1, +1 रेयर केसेस में एग्जिबिट करता है, ज़्यादातर ये +2 या फिर +3 यहाँ पर स्टेबल है। Chromium shows +3 as more stable. It can show +4, +5 or maximum +6. And it is again most stable chromium variable oxidation state. क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन D में से चले गए और एक S में का चले गया, तो इसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +6। और अपने कंपाउंड्स में क्रोमियम या तो +3 एग्जिबिट करता है या फिर +6 एग्जिबिट करता है, और इन दोनों में भी +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। मैंगनीज एलिमेंट, मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, +2 से +7 तक। +2 4s2 की वजह से और +7 3d5 की वजह से, क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन में आता है Ar4s2 3d5। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar4s2 3d5, तो 2 इलेक्ट्रॉन s से चले गए तो +2 हो जाएगा, और 5 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में से अगर चले गए तो उसका मैक्सिमम होता है +7। +2 मोस्ट स्टेबल है, +7 भी स्टेबल है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स में मैंगनीज का चार्ज आता है +6, कुछ कंपाउंड्स में +4 भी आता है, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज एग्जिबिट करता है। +2 भी एग्जिबिट करता है, ऑलमोस्ट ऑल है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा +2 एंड +7। बाकी के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं, या तो वो +2 फॉर्म में चेंज हो जाएगा या फिर +7 फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। So anyhow, among the all these +2 and +7 are common and stable oxidation state. तो ये रीज़न है जिस वजह से हम मैंगनीज को पीरियोडिक टेबल का केमिलियन बोलते हैं, गिरगिट के जैसा ये रंग बदलता है अलग अलग कंपाउंड्स में। जब मैंगनीज के कंपाउंड्स देखेंगे आप, इनके कंपाउंड्स में जैसे ही मैंगनीज का चार्ज अलग अलग रहेगा, इनके कंपाउंड्स का कलर भी अलग होता है। So this is the speciality of manganese. It is the only element in 3D series which shows maximum number of oxidation states, and it shows a maximum oxidation state of +7 in its compounds. अब आगे जब जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज जैसे +7 तक इंक्रीज हो गई, यहाँ पे आप स्कैंडियम से मैंगनीज देख रहे हैं, अब यहाँ पे ये कम होना स्टार्ट होता है, इट गोज ऑन डिक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज इज नाउ इफ यू कम टू आयरन, आयरन को जब आएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है Ar4s2 3d6, Ar4s2 3d6। अब d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब s के 2 इलेक्ट्रॉन और d के 6 इलेक्ट्रॉन, 8 हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, d में से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना है। अब तक जितने भी यहाँ पे आ रहे थे पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे d ऑर्बिटल में, लेकिन यहाँ पे 6d6 जब कॉन्फ़िगरेशन आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रह जाते हैं 4। इस एलिमेंट के पास इसके एटम के अंदर रहेंगे
4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके d ऑर्बिटल में, क्योंकि d1 d2 d3 d4 d5 5 हो गए, d6 मतलब ये 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएगा। तो बच्चे आपके पास अनपेड कितने 1 2 3 4, राइट। सो लाइक दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन नंबर हैज डिक्रीज्ड नाउ। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होंगे, सिर्फ बॉन्डिंग में ये 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो सकते हैं, पूरे 6 नहीं होंगे, सिर्फ ये 4 इन्वॉल्व होंगे। ये 6 अगर अलग अलग करना है तो बहुत ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, जो इस एलिमेंट के पास पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 6 तक एग्जिबिट कर सकता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और 4 डी के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना है तो कॉन्फ़िगरेशन देखो आप डी का, D1 D2 D3 अप टू D5 जब रहता है, दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद D5 के बाद ज़्यादा जो D6 आता है, D6 आने के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन आप 6 नहीं लेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन मालूम करना है तो आप क्या करेंगे 10 माइनस 6, इट विल बी इक्वल टू 4। D7 है 10 माइनस 7, दैट विल बी इक्वल टू 3। D8 है 10 माइनस 8, इट विल बी इक्वल टू 2। यानी कि 10 में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे ये नंबर, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, राइट। सो लाइक दिस, सो मैक्सिमम आयरन कैन शो +6, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो आयरन की कैपेसिटी मैक्सिमम +2, इस फॉर्म से ये फेरस हो जाता है, और फेरिक +3, it can show +3 and +2 as its common and stable oxidation state, और इन दोनों में भी +3 ज़्यादा स्टेबल है। So between +2 and +3 oxidation state of iron, +3 oxidation state is more stable compared to +2, क्योंकि होता क्या है, कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो Ar4s2 3d6 है, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के चले जाएंगे तो +2 आता है। अब D में से टोटली 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है, एंड इट विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन easily because it will attain half filled configuration and extra stability of half filled configuration, due to which it will easily show +3 and more stable oxidation state। इस वजह से फेरस और फेरिक सॉल्ट्स अगर देखते हैं तो फेरिक सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, या फिर फेरस सॉल्ट्स है भी तो ऑक्सीडाइज होके वो फेरिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सो बिटवीन दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू +2। +4 या +5 या +6 ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ये इनकी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, दे आर हैविंग वेरी लीस्ट स्टेबिलिटी। पॉसिबिलिटी +6 तक है आयरन की, लेकिन ये उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसी तरह अब आगे जब दूसरे एलिमेंट्स देखेंगे, कोबाल्ट, इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है Ar4s2 3d7। 3d7 यानी कि D7 कॉन्फ़िगरेशन। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 3, 10 माइनस 7 करना है, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू 3। तो कोबाल्ट अपने 2 s इलेक्ट्रॉन को लॉस करके +2 एग्जिबिट करेगा, और D में से 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक पॉसिबल है, लेकिन उतना एग्जिबिट नहीं करेगा, +2 +3 हार्डली +4। और ये बोल्ड जो है यही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं कोबाल्ट के, इट कैन शो +2 और इट कैन शो +3। निकल ऑल्सो कॉन्फ़िगरेशन इज Ar4s2 3d8, H के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। D में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन इसके पास भी ये D8 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, बिकॉज इट विल हैव
completely filled T2G orbital and half filled EG orbital, ये कुछ सब ऑर्बिटल्स होते हैं T2G और EG d ऑर्बिटल के, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं उसके बारे में। तो इस वजह से ये आगे के दो इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस बहुत रेयर केस में करता है, या फिर अगर उनको लॉस निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। सो इस वजह से निकल का स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, because removal of 2 electrons from the d orbital is difficult from nickel. Coming to copper, 4s1 3d10, 4s1 3d10, s का एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, d10 है, हालांकि यहाँ पर d10 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। लेकिन कॉपर जब इसके कंपाउंड्स हम प्रिपेयर करते हैं, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, जब इसके सॉल्यूशंस हम जब बनाते हैं, Cu+O के फॉर्म होता है, Cu+ यानी कि Q+, लेकिन Q+ सॉल्ट्स को जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं या वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं, ये इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इसके सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को जो है कंपेंसेट कर देती है। इट विल ओवरकम और इट विल बैलेंस द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। इस वजह से ये और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 3d9 बनता है, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, मीन्स क्यूप्रिक। क्यू +1 फॉर्म में Q+, +2 फॉर्म में क्यूप्रिक। So common and stable oxidation states for copper, common oxidation state we can take it as +1, or you can take common and stable as +2. Cupric salts are most stable compared to Q+ salts for copper. Now coming to zinc, zinc का configuration Ar4s2 3d10, s ऑर्बिटल भी completely filled है, d ऑर्बिटल भी completely filled है, तो s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जिंक की बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करता है या फिर लॉस नहीं करता है, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है +2। तो आपको ये पार्ट याद रखता है, 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि 2 मार्क्स के लिए राइट ए नोट ऑन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेंगे आपको, तो आप ये 2 पॉइंट लिख दो। या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलने के बाद या तो स्कैंडियम लिख सकते हैं आप +3, या फिर आप जिंक लिख सकते हैं +2। Name the only oxidation state. Name the only element which shows +2 oxidation state. It will be zinc. Name the only element which shows +3 oxidation state. It will be scandium. Name the element which shows maximum number of oxidation states. Manganese. Or name the compound of manganese where manganese shows highest oxidation state. मैंगनीज का कौन से कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज सबसे हाईएस्ट होता है, यानी कि KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनीट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मिडिल तक इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होते जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। It increases to a maximum, then it goes on decreases due to decrease in number of unpaired electrons. कुछ और फीचर्स है इस ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको जो और कुछ आइडियाज मिलते हैं। फर्स्ट अभी हम डिस्कस करें, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम इन मिडल ऑफ ए सीरीज, देन इट डिक्रीजेस ड्यू टू लॉस ऑफ ओनली NS इलेक्ट्रॉन्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी है उतने ही लॉस होते हैं, आगे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंगनीज के बाद कम होते जाता है। Manganese shows highest oxidation state of +7 in its compound KMnO4 and Mn2O7. Manganese heptoxide, Mn2O7 मैंगनीज का ऑक्साइड है, KMnO4 कंपाउंड है मैंगनीज का, दोनों में मैंगनीज का चार्ज आपको आएगा, कैलकुलेट करके देखो आप x लेके, आपको +7 आएगा। कुछ और भी एलिमेंट्स है दूसरे सीरीज में जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद अपना ऑक्सीडेशन स्टेट
+7 से ज़्यादा भी एग्जिबिट करते हैं, दैट इज +8, जैसे कि रुथीनियम ऑफ 4D सीरीज एंड ऑस्मियम ऑफ 5D सीरीज कैन शो अप टू +8, लेकिन स्टेबिलिटी +8 की नहीं रहेगी, मैक्सिमम +7 तक ही स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये +8 भी एग्जिबिट कर सकते हैं। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल इज +2 ड्यू टू लॉस ऑफ ओनली ns इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट फॉर स्कैंडियम इट इज +3। कॉमनली पूरे एलिमेंट्स के लिए +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोवेस्ट है। कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि स्कैंडियम, इसका +3 है, और क्रोमियम, खैर क्रोमियम का भी जो है +2 या +3 ही रहता है, +1 भी पॉसिबल है क्रोमियम के लिए, लेकिन अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। Transition metals show zero oxidation state in compounds, complex compounds like tetracarbonyl nickel or pentacarbonyl iron, which contains ligands of pi accepting character along with sigma bonding. ये भी पॉइंट हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे। यानी कि अब तो हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 और मैक्सिमम 7 तक जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी है और कभी कभार नेगेटिव भी आता है, और वो कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे कंपाउंड्स में आता है जिनको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स। ये CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हम कार्बोनिल लिगैंड बोलते हैं। लिगैंड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। ये मेटल और ये लिगैंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज अपना एक लोन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं या फिर शेयर करने के लिए अलाउ करते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये कार्बोनिल की खासियत है, ये बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहता है। बैक बॉन्डिंग यानी कि एक तरफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा ओवरलैपिंग से, और मेटल आटम अपना एम्प्टी ऑर्बिटल कार्बोनिल लिगैंड के फील्ड ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप होके पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। इस तरह पाई बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी जिन लिगैंड्स के पास भी है, वैसे लिगैंड्स कार्बोनिल लिगैंड है। और ऐसे कंपाउंड्स यानी कि ये ऐसे लिगैंड्स जब ये मेटल एटम के साथ कंबाइन होते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तब ये मेटल्स का चार्ज होता है 0, क्योंकि ये कार्बोनिल लिगैंड न्यूट्रल लिगैंड है, 0 चार्ज वाला लिगैंड है। इस वजह से ओवरऑल जब चेक करेंगे मेटल का चार्ज भी आपको 0 आएगा। सो ट्रांजिशन मेटल शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन metal carbonyls. Remember this point, metal carbonyls have zero oxidation state of metals. और कुछ important properties, transition metals in their low oxidation state form ionic compounds, basic nature and act as reducing agent. ये ऑलरेडी हम लास्ट ईयर भी पढ़े हैं। जब भी कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम रहता है, उनमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आते हैं। आयोनिक नेचर होता है, बेसिक नेचर आता है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। आयोनिक नेचर, बेसिक नेचर एंड दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंसेस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन और सब्सटेंसेस विच लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी वही हाल है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, या फिर स्कैंडियम के लिए देखते हैं तो +3 है। तो ये कंपाउंड्स जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट लोवेस्ट है, स्कैंडियम का खैर +3 एक ही है, दूसरे एलिमेंट्स के जो वेरिएबल है +2 +3 +4 वगैरह बताते हैं, तो लो अगर है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो आयोनिक नेचर रहेगा, उनका बेसिक रहेगा, और उनका नेचर रिड्यूसिंग एजेंट, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि फेरस सल्फेट है FeSO4, या फेरस अमोनियम सल्फेट है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। ये फॉर्मूला है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फेरस है यानी कि +2 फॉर्म में है, ये आयोनिक नेचर वाला होता है, बेसिक कैरेक्टर रहता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि फेरस से ये फेरिक बन जाता है। इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह ट्रांजिशन मेटल्स अगर अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे कि क्रोमियम का होता है मैक्सिमम +6,
मैंगनीज का होता है मैक्सिमम +7। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इतना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कब आता है, जब ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ कंबाइन होते हैं। ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव होता है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के प्रेजेंस में उतना नहीं होता जितना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि एक फ्लोरीन कंबाइन हो गया तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है उस मेटल के साथ। सिंगल ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी है, फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करने की एबिलिटी ऑक्सीजन में है। तो जब भी ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं तो ये ट्रांजिशन मेटल्स अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एग्जिबिट करेंगे। जैसे कि KMnO4 में मैंगनीज का चार्ज होता है +7, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का चार्ज होता है +6। एक्स लेके आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लास्ट ईयर रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हम एक्स लेके कैलकुलेट करें। सेम वे में आप क्रोमियम का चेक करो, आपको आएगा +6, यहाँ पे आएगा +7। वेनाडियम पेंटाफ्लोराइड, वेनाडियम का चार्ज आएगा +5, या वेनाडियम पेंटॉक्साइड V2O5 +5 आएगा। तो ये कंपाउंड्स में इन पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। मैंगनीज का +7 मैक्सिमम है, क्रोमियम के लिए +6 मैक्सिमम है, और वेनाडियम के लिए +5 मैक्सिमम है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कब अचीव होता है, जब वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ कंबाइन होते हैं। और जिस तरह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक नेचर, बेसिक नेचर और रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा रहता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका उल्टा रहेगा। कोवालेंट नेचर ज़्यादा रहेगा, एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, एंड दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मीन्स दे अंडरगो रिडक्शन, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कम करने की कोशिश करते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइम पर। सो दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है कोई एलिमेंट का, यानी कि सबसे कम भी नहीं, +2 के रेंज में भी नहीं है, और ये +6 +5 के रेंज में भी नहीं है, जैसे कि +4 हो सकता है, +5 हो सकता है। जैसे कि मैंगनीज के लिए हाईएस्ट +7 है, लोवेस्ट +2 है। अगर कोई कंपाउंड में मैंगनीज +3 एग्जिबिट करता है या +4 एग्जिबिट करता है या +6 एग्जिबिट करता है, मैंगनीज का लोवेस्ट है +2 और हाईएस्ट है +7। तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैंगनीज कोई कंपाउंड्स में एग्जिबिट करता है, कोई कंपाउंड्स में अगर उसका चार्ज +3 है या +4 है या +6 है, तो ये कंपाउंड्स का नेचर एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब कोवालेंट नेचर भी रहेगा, आयोनिक नेचर भी रहेगा, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर भी आता है, और ये कंपाउंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। और कॉमनली क्या हो जाते हैं, दे अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन। दे अंडरगो ऑलवेज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, दे अंडरगो disproportionation. What is a disproportionation? It is nothing but substance undergoes oxidation as well as reduction. Different oxidation state of transition elements differ by 1 unit due to incomplete filling of d orbital. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो p ब्लॉक एलिमेंट्स या दूसरे एलिमेंट्स से टोटली डिफरेंट है। p ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करते हैं तो वो दो दो यूनिट से डिफर होते हैं। जैसे कि अब हमने p ब्लॉक से 13 ग्रुप पढ़ा है, 14 ग्रुप पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। हमने देखा है 13 ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट उनका होता है +1 और +3। जैसे कि बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। +1 भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि NS2 NP1, P में से एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो +1, और S में से 2 इलेक्ट्रॉन बाकी के चले गए तो टोटली हो जाता है +3। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम +3 एग्जिबिट करते हैं, और जब आप नीचे जाते हैं इंडियम, थैलियम को, +1 डोमिनेंट और स्टेबल हो जाता है।
मतलब दो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में जो डिफरेंस आता है 2 यूनिट्स का आता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम चेक करते हैं, तब ऑक्सीडेशन स्टेट जब चेक करेंगे 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि मैंगनीज का +2 +3 +4 +5 +6 +7, एक यूनिट का डिफरेंस है। वही पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, 2 यूनिट का डिफरेंस आता है, दे डिफर बाय 2 यूनिट्स। Why? Because is after the loss of p electron, the s electrons totally can be lost easily because of the lower ionization energies. 14 ग्रुप में देख सकते हैं NS2 NP2 होता है, उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और मैक्सिमम होता है +4। ऊपर के एलिमेंट्स +4 एग्जिबिट करते हैं और नीचे के एलिमेंट्स +2 को एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि +2 नीचे जाने के बाद स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर वैसा नहीं है, दे डिफर बाय 1 यूनिट बिकॉज ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पी ब्लॉक से अपोजिट है। अब भी मैंने यहाँ पे बोला है पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप स्टेबल होते जाते हैं, जैसे कि 13 ग्रुप में हमने पढ़ा था +1 स्टेबल होते जाता है डाउन द ग्रुप। इंडियम, थैलियम, ये जो है +1 को ज़्यादा, उनके कंपाउंड्स में +1 ज़्यादा स्टेबल रहता है। और टिन और लेड 14 ग्रुप में +2 उनके लिए ज़्यादा स्टेबल रहता है, लेड के लिए +2 ज़्यादा स्टेबल है। डाउन द ग्रुप लो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट फैक्टर नहीं है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। द हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल व्हेन यू मूव डाउन ए पर्टिकुलर ग्रुप। अब जैसे कि क्रोमियम फैमिली लेंगे, क्रोमियम का ग्रुप लेंगे, क्रोमियम में है मोलिब्डेनम और टंगस्टन उसके नीचे आते हैं, सबका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। लेकिन डाउन द ग्रुप जाने के बाद हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जीज कम हो जाती हैं, तो ये इन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड और टंगस्टन ऑक्साइड, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। और +6 स्टेबल रहने के बाद ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर एग्जिबिट नहीं करते हैं, मीन्स दे डू नॉट अंडरगो रिडक्शन, and they will not show oxidizing character and they do not act as oxidizing agents. वही क्रोमियम में +6 है, ये +6 क्रोमियम के लिए लेस स्टेबल है, अनस्टेबल है, इस वजह से एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे उसका चार्ज +6 से +3 हो जाता है। ऑलवेज पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम changes its oxidation number from +6 to +3, whereas molybdenum oxide and tungsten oxide do not act as oxidizing agent. इसका मतलब ये हो गया, down the group higher oxidation states in transition elements become more stable. It is opposite of p block where lower oxidation state become more stable. So these are all the things related to oxidation number. यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चंस अक्सर पूछे हैं, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज के बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक, 3-4 आपको कंपाउंड्स देंगे, आपको देखना है कि कौन से कंपाउंड में पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट का चार्ज सबसे ज़्यादा है, तब आपको सेलेक्ट करना है एसिडिक कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन नेचर भी पूछ सकते हैं, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जिस एलिमेंट का जिस कंपाउंड में है उसको आपको सेलेक्ट करना रहता है। So like this 1 or 2 mark questions can be asked from this variable oxidation state part. जाते हैं और एक important property transition elements की, magnetic property, very important because these are the elements which show magnetic character more among all the elements in the periodic table. सबसे ज़्यादा magnetic character in transition elements का है। अगर आप S ब्लॉक या P ब्लॉक या F ब्लॉक कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर
और आसानी से हम स्टडी करने जैसा मैग्नेटिक कैरेक्टर ट्रांजिशन मेटल्स में होता है। सॉलिड स्टेट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर का रीजन क्या है, व्हाई कंपाउंड शो और व्हाई द एलिमेंट शो मैग्नेटिक कैरेक्टर। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। और इलेक्ट्रॉन्स अपने ही ओन एक्सिस में जो रिवॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता क्या है, या फिर कोई भी कंपाउंड ले लो आप, ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट जब होता है सॉलिड्स में तो ये ऑर्बिटल मोशन को हम इग्नोर करते हैं, नेग्लिजिबल रहता है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होता है स्पिन मोशन। So spin motion is the main reason why for the magnetic property of these transition elements. The spin motion of electrons in the atomic orbital is the main reason for the magnetic property. And we have discussed the different types of solid magnetic compounds, that is diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. दो important categories है, diamagnetic और paramagnetic. फेरोमैग्नेटिक ये स्पेशल केस है, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये स्पेशल केसेस होते हैं पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के। हम मेनली दो ही कैटेगरी में आपको जो है सॉलिड्स को डिवाइड करना है, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, as we have already studied in solid state, these are the compounds or substances which are weakly repelled in presence of magnetic field। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आना है repelled। They are repelled in presence of magnetic field. Diamagnetic substances are those which are weakly repelled in presence of magnetic field due to absence of unpaired electrons। यहाँ पे स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव स्पिन रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से पहले वाले इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देता है। इस वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाती है। So always unpaired electrons are responsible for magnetic property. Remember, why transition elements show magnetic properties? Because of spin motion of electrons and due to presence of unpaired electrons. Diamagnetic substances, why they show diamagnetic character or why they are weakly repelled in presence of magnetic field is due to absence of unpaired electron. Zinc, Ar4s2 3d10, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये डायमैग्नेटिक रहेगा। इवन आप Zn2+ भी ले लो, कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है Ar4s0 3d10, अभी भी 3d10 ही है, S में भी इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, तो यहाँ पे भी इसका नेचर डायमैग्नेटिक रहेगा। स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+, अगर मैं सिर्फ स्कैंडियम लेता हूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा Ar 4s2 3d1, d ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है। लेकिन स्कैंडियम 3+, कॉमनली स्कैंडियम अपने कंपाउंड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, तो अगर इसके कंपाउंड्स की बात करेंगे, सिर्फ स्कैंडियम मेटल की बात करेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। अगर इसके कंपाउंड्स लेंगे, जब इसका चार्ज होता है +3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, एम्प्टी हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, तो तब ये डायमैग्नेटिक बनता है। उसी तरह Cu+, Ar4s0 3d10, 3d10, d10 है, कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये भी डायमैग्नेटिक। Ti4+, Ar4s0 3d0, d ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब भी ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा।
तो डायमैग्नेटिक होने के लिए डी ऑर्बिटाल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होना है या फिर डी ऑर्बिटाल में 10 इलेक्ट्रॉन रहना है। डेफिनेटली वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस कंपाउंड में डायमैग्नेटिक कैरेक्टर वाला रहेगा। इट शोज डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन इट इज हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल के बेसिस पे आपको बोलना नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन इवन एस में भी आ सकते हैं। आपको जो सिर्फ डी ऑर्बिटल देखने की जरूरत नहीं है, आप एस ऑर्बिटल भी चेक कर सकते हैं। एस ऑर्बिटल में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तब वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एस यूजुअली क्या हो जाता है, आयोन्स की जब बात करते हैं तो एस एम्प्टी ही रहता है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पूरे डी में रहते हैं, तो आपको डी ही देखना रहता है। डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहे तो पैरामैग्नेटिक, नहीं रहे तो डायमैग्नेटिक। तो यूजुअली डी ऑर्बिटल जब हम चेक करते हैं तो डी 0 आया तो डायमैग्नेटिक, डी 10 आया तो भी डायमैग्नेटिक। डी 1 से डी 9 अगर है तो डेफिनेटली वो पैरामैग्नेटिक रहेगा। कहाँ से, डी 1 से डी 9 तक कोई भी आयोन का अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 है, 3D1, 3D2, 3D3, 3D9 तक है, तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर वाले आयोन्स रहेंगे, बिकॉज दे विल कंटेन वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे वही डिस्कस करना है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक का रीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक का रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि एग्जांपल Fe2+, कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar4s0, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4s0 हो जाएगा, 3d6, d6 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 10 - 6 करेंगे। रिमेंबर 5 के बाद जब नंबर है 6, 7, 8, 9, 10 आता है तो 10 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ये पॉइंट याद रखो क्योंकि आगे कैलकुलेशन है, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना रहता है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए D1, D2, D3, D4, D5, ऊपर जो नंबर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही है। D6 से जब स्टार्ट होता है तो आपको 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 - 6 4। यहाँ पे Fe2+ में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। Fe3+, डी में से और एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, ये बन जाता है D5। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, क्योंकि ये पूरे सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। अगेन इट इज पैरामैग्नेटिक। Cr3+, Cr3+ का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो Ar4s0 हो जाएगा, 3d3 रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी 3 रहेंगे। Mn2+, S में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, Ar4s0, 3d5, सेम लाइक Fe3+, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। टिटेनियम कॉन्फ़िगरेशन Ar4s2, 3d2 है, Ti3+ है, 4s0 हो जाएगा और D2 में से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, D1 हो जाएगा। तो सब में हम देख सकते हैं इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 6 नहीं लेना है, यहाँ पे 4 लेना है, 10 - 6 करना है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 6, लेकिन अनपेड कितने हैं, 4। So due to presence of unpaired electrons, they show paramagnetic character. They are weakly attracted in presence of magnetic field. Ferromagnetic is a special case of paramagnetic where they are strongly attracted in presence of magnetic field due to unpaired electrons. एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जहाँ पे अट्रैक्शन स्ट्रांग रहता है। सेम स्पीशीज अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं तो उनको हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। और एक इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी ये है कि दे रिटेन मैग्नेटाइजेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी ये मैग्नेटिक कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मेटल्स आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये 3 एलिमेंट्स फेरोमैग्नेटिक मेटल्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, which are strongly attracted in presence of magnetic field and they retain magnetic character.
तो 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट आर डायमैग्नेटिक, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और दे कैन आस्क यू व्हाई दे शो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, व्हाई दे शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. Diamagnetic is due to absence of unpaired electron, paramagnetic is due to presence of unpaired electron. जनरली रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको कुछ आयोन्स देंगे, आइडेंटिफाई डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक पूछते हैं, तब आपको जो है देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी है वो पैरामैग्नेटिक है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक है. अब ये मैग्नेटिक कैरेक्टर हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. जैसा हम डाइपोल मेजर करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट के जरिए से, उसी तरह कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या आयोन का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको एनालिसिस करना है तो उसको हम मेजर करेंगे इस टर्म से, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू. ये रिलेशनशिप डिराइव किया गया है ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन को कंसिडर करके, जहाँ पे ऑर्बिटल मोशन को हम इग्नोर करते हैं नेग्लिजिबल रहने से, और स्पिन मोशन के जरिए से फाइनल रिलेशनशिप आपको आता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन. mu is equal to under root of n into n plus 2 Bohr magneton. This relationship we had written in solid state chapter. अब यहाँ पे भी वही पढ़ेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेशन पे, वो हम डिस्कस करेंगे. म्यू का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो n stands for here number of unpaired electrons. Larger the number of unpaired electrons, greater is its magnetic moment and paramagnetic nature. जितने ज़्यादा unpaired electron रहेंगे उतना magnetic moment mu वैल्यू ज़्यादा रहेगा, उतना paramagnetic कैरेक्टर भी ज़्यादा रहेगा. अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम पे डिस्कस किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट मिडवे तक इंक्रीज होकर बाद में डिक्रीज होते जाता है. उसी तरह क्यों, रीज़न क्या है, वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिडवे तक बढ़ते हैं मैंगनीज तक, फिर कम होते जाते हैं. उसी तरह पैरामैग्नेटिक नेचर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम मैंगनीज तक बढ़ते हैं, फिर बाद में कम होते जाते हैं पेयरिंग होने की वजह से. तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है मिडल ऑफ द सीरीज तक, बाद में वो कम होते जाता है. पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर increases to the midway of a series due to increase in number of unpaired electrons, then it decreases. Next, the ratio of mass of a paramagnetic substance in a magnetic field to its actual mass is greater than 1. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का अगर आप उनका वेट, उनका मास मेजर करेंगे या उनका रेशियो लेंगे, एक्चुअल मास और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उनका मास का रेशियो लेंगे तो वो रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है. और डायमैग्नेटिक जो रिपेल होते हैं उनका मास रेशियो जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो मास मिलता है और एक्चुअल मास का जब रेशियो लेंगे इट विल बी लेस देन 1. इसका मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मास मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा हो जाता है, इट appears to be as more, whereas diamagnetic substance due to their repulsion their mass appears to be as less compared to their actual. Now we'll have some problems on this formula to calculate magnetic moment. ये भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए गिवन आयन. देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr3 प्लस आयन, या फिर क्वेश्चन इस तरह भी आता है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. बोथ आर वन एंड द सेम. कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr3 प्लस आयन, या फिर आपको कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पर्टिकुलर आयन दे सकते हैं. एटॉमिक नंबर देंगे, अगर नहीं दिए तो भी आपको याद रखना है 3D सीरीज के एटॉमिक नंबर्स. देखेंगे कैलकुलेशन कैसा करते हैं. Cr3 प्लस आयन का आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है. तो पहले उस एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो. क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है, Ar 4s1 3d5. ये हो गया एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, Cr3 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट. तो क्रोमियम 3 प्लस का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. क्रोमियम 3 प्लस मतलब
आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है इस कॉन्फ़िगरेशन में से। तो पहले आप s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, s में कितने हैं 1, ये चले गया। अभी आपको और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, वो रिमूव करेंगे आप d ऑर्बिटल में से। 3d5 है, इसमें से 2 जाएंगे तो 3d3। ये हो गया क्रोमियम 3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। तो n की वैल्यू चाहिए। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने के लिए s तो एम्प्टी है, आपको d ऑर्बिटल देखना है। d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मैं बोला हूँ 1 2 3 4 5, D1 D2 D3 D4 D5 ये वैल्यू आप डायरेक्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल के ले सकते हैं। जब D6 7 8 9 10 आएगा, आपको क्या करना है 10 माइनस ये नंबर करना है। 10 में से 6 7 8 9 10 जो भी है वो आपको माइनस करना है। 5 तक आप डायरेक्टली यही नंबर को आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। तो यहाँ D3 है, मतलब n वैल्यू विल बी इक्वल टू 3, राइट। सो D3 n इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5, 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, रूट 15 आता है। रूट 15 का वैल्यू होगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन। ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, बोर मैग्नेटॉन, राइट। सो Cr3 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 3.87। और एक एग्जांपल लेंगे, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO3 प्लस, कोबाल्टस आयन को CO3 प्लस कोबाल्ट आयन है, जहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, एटॉमिक नंबर है 27। पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह याद रखो हर एक एलिमेंट का। 3D सीरीज का खासकर आपको याद रहना है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस प्रैक्टिस करो, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसी के ऊपर पूरे क्वेश्चंस हैं, आपको उनके आयोनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना रहता है। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar4s2 3d7, Ar4s2 3d7। CO3 प्लस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन s से निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन d से निकालेंगे, तो बन जाएगा वो Ar4s0 3d6। It should be here 3d6. So when it is 3d6, because you have removed two electrons from s orbital and 1 electron from d orbital, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब इक्वल टू 4, 6 नहीं रहेगी। रिमेंबर n की वैल्यू 6 हो ही नहीं सकती, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे n की वैल्यू कैसा ले रहे हैं हम, 10 माइनस 6 करना है, दैट इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू 4 है, सो 4 इंटू 4 प्लस 2, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो n का, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 इज 6, 4 6 are 24, square root of 24 you will get the answer as 4.89 बोर मैग्नेटॉन। और एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3 प्लस आयन, Z वैल्यू एटॉमिक नंबर 26 है। अगेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन Ar3d6 4s2 या फिर Ar4s2 3d6। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपको Fe3 प्लस का लिखना है। Fe2 प्लस है तो 0 हो जाएगा, ये 3d6 एज इट इज रहेगा। Fe3 प्लस कुछ है तो 2 इलेक्ट्रॉन s से जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन d में से निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा Ar4s0 3d5, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन हमने s से निकाले हैं और एक इलेक्ट्रॉन हमने d ऑर्बिटल से निकाला है, तो टोटली Fe3 प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब यहाँ पे n वैल्यू d5 है, मैक्सिमम 5 तक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, n इक्वल टू 5 लेना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 5। फॉर्मूला लिखो, n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इज 7, 7 5 are 35, square root of 35 will be 5.91. Calculate the magnetic moment of Zn2 plus zinc atomic number 30,
Ar4s2 3d10. d ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फिल्ड है, s ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फिल्ड है। जिंक एटम का भी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो n0 रहेगा। जिंक आयन पूछ रहे हैं, Zn2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन s से ही जाते हैं। s से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना रहता है, कभी भी आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 3d10 बच गया। d10 मतलब 10 minus 10, 0, no unpaired electron. So n value is 0. So whenever n value is 0, when there is no unpaired electron, substances are diamagnetic, mu value also will be 0. जब भी n की वैल्यू अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट 0 रहता है, एंड दैट आर diamagnetic substances, right? So this is the way how you have to calculate. ये questions 2 marks के लिए पूछते हैं, calculate the magnetic moment of particular ion. जो भी ion देते हैं और उनका एटॉमिक नंबर देंगे, या नहीं दिए तो भी आपको याद रखें, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ताकि आपको n की वैल्यू समझ में आ गए, बाद में आप फॉर्मूला लिख के उनका कैलकुलेशन करना है। सीईटी नीट में भी क्वेश्चंस बार बार आए हैं, बहुत ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर अप हो रहा है। जब भी आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू का पहला नंबर जो होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट करता है। जैसे कि यहाँ पर Cr3 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिला 3.87, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, मैग्नेटिक मोमेंट 3.87, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, मैग्नेटिक मोमेंट 4.89, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, मैग्नेटिक मोमेंट 5.91, यानी कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैल्यू उसी नंबर से स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू वही वैल्यू से स्टार्ट हो जाता है। तो इससे इजीली आप पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दे रहे हैं, आप कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बोल सकते हैं, या फिर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो दे रहे हैं, आप उनका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू क्या हो सकता है वो भी बोल सकते हैं। क्योंकि 3 रहने के बाद कभी भी आपको यही वैल्यू आएगा, कौन सा भी आयोन ले लो आप, n वैल्यू इक्वल टू 3 है उसमें, तो डेफिनेटली आपको जो है म्यू वैल्यू 3.87 ही आएगा। कौन सा भी आयोन ले लो, n वैल्यू अगर 4 आ रहा है तो म्यू वैल्यू 4.89 आएगा। So like this, these are all fixed values based on the number of unpaired electrons. We can see here some of the calculated values. Practical, ये calculated values और ये practical values almost similar हैं. Scandium 3d0, unpaired electron नहीं है, n equal to 0 and mu also is 0. Ti3 plus Ar4s0 3d1, एक unpaired electron रहता है, ये पूरे n values हैं, आंसर विल बी 1.73। जिसमें भी कौन से भी आयोन ले लो, अगर उसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसका म्यू वैल्यू होता है 1.73। जैसे कि यहाँ पे 3d1 आया है, क्यूप्रिक आयोन है, 3d9 है, 3d9 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 माइनस 9, 1, अगेन म्यू वैल्यू विल बी 1.73, राइट। सो कंपेयर करो आप म्यू वैल्यू और एन वैल्यू, म्यू वैल्यू एन वैल्यू 0, म्यू वैल्यू 0, n value 1, mu value 1.73, n value 2, mu value 2.84, mu value n value 3, mu value 3.87, n value 4, mu value आ रहा है 4.9। इसी तरह जो भी n वैल्यू रहता है, मैग्नेटिक मोमेंट का म्यू वैल्यू उसी नंबर से स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर सीईटी नीट में तो बार बार आए हैं क्वेश्चंस, ऐसा भी पूछ सकते हैं। mu value, magnetic moment value of a ion is approximately 3 बोलते हैं, approximately 3 बोल रहे हैं। approximately 3 बोलने के बाद आप यहाँ पे नहीं जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोल के पूछेंगे, आपको 3 नहीं लेना है, approximately 3 बोल रहे हैं तो 2.84 is approximately 3, तब आपको लेना है अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। अप्रोक्सीमेट वर्ड आ गया तो समझ जाना है आपको 1 लेस करना है नंबर। मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू of a particular ion is approximately 6 और nearly 6, nearly 6 यहाँ पे कौन सा है 5.92, नियरली 6 बोल रहे हैं तो 6 माइनस 1 करेंगे, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं मिल जाएंगे।
that is 5. या फिर unpaired electrons in a given ion is 4, what is the mu value? आपको ऑप्शंस देंगे 3, 4, 5, 6, तो आपको सेलेक्ट करना है 5 क्योंकि 4.9 इज अप्रॉक्सीमेटली 5. रिमेंबर दिस पॉइंट. एग्जैक्ट वैल्यूज दिएंगे तो बहुत ही इजी है. कभी कभार अप्रॉक्सीमेशंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन यानी कि नियरली वैल्यूज जो होते हैं उसको अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं. 3.87 को 4 बोल के देंगे, और कभी भी फर्दर साइड ही आएंगे वैल्यूज क्योंकि सब भी वैल्यूज 1.5 से ज़्यादा है. 1.73 को 2 बोल के दे सकते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ एन आयन इज नियरली 2. हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? You should not take answer as 2, it should be equal to 1. Magnetic moment value of a particular ion is 1.73, then it is again 1. Magnetic moment value of a ion is 2.84. यहाँ से इजीली पता चल जाएगा उसके में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2. या फिर इसको और वे में क्या पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर आयन इज नियरली 3 और अप्रॉक्सीमेटली 3. अगेन यू विल टेक द आंसर एज 2, राइट? सो in this way you can calculate magnetic moment of different ions. Remember, when there are unpaired electrons they are paramagnetic, when there are no unpaired electrons they are diamagnetic.